हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने आपको विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बारे में बताया था। आज हम लोग उससे आगे अध्ययन करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। बहुत सी बातें आप लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उस पर चर्चा करना है। आपको बताया गया था कि चालन के आधार पर, वैद्युत चालन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चालक, नंबर 2 अचालक, और नंबर 3 अर्धचालक। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। चालक, अचालक और अर्धचालक। आपने पढ़ा होगा, पहले सीखा होगा कक्षा 10 में, कि अगर नहीं सीखा है, मैंने शायद फर्स्ट चैप्टर में बताया भी था, अगर नहीं बताया है तो फिर से बता रहा हूं। नहीं सीखा तो बता रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं कि चालक किसे कहते हैं? जिसमें वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्लियर? आप अचालक, जैसे जितनी भी धातुएं हैं वो सब क्या है? चालक है। सामान्यतः जितनी धातुएं हैं वो क्या है? चालक। जैसे आप एल्युमिनियम को लीजिए, जैसे चांदी को लीजिए, जैसे सोने को लीजिए, ये सभी धातुएं हैं और ये सभी चालक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है? चांदी को माना जाता है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अलावा जितने भी विद्युत अपघट्य हैं, विद्युत अपघट्य केमिस्ट्री में आपने विद्युत अपघटन पढ़ा होगा। तो विद्युत अपघट्य उसी से रिलेटेड है। वैसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा क्या की जा सकती है? प्रवाहित की जा सकती है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक? तो ये सब चालक हैं। आपका शरीर, हमारा शरीर, मानव का शरीर क्या है? एक चालक। किसका चालक है? विद्युत का। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? फिर आपको बताया गया अचालक। अचालक किसे कहते हैं? आपने सीखा कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, उन्हें क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, उन्हें क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, चलिए। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, उसे अचालक कहते हैं। जैसे रबर है, जैसे आपकी लकड़ी है कि नहीं? ये सब क्या है? अचालक। फिर अर्धचालक। अचालक या कुचालक नहीं कहीं भी लिखा गया। कुचालक या अचालक, उससे दिक्कत नहीं। अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में लोग बोल देते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें चालक और अचालक दोनों के गुण होते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। सेमी, अर्ध मतलब क्या होता है? सेमी। लेकिन आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि ऐसा पदार्थ जो सामान्य परिस्थितियों में चालक की तरह व्यवहार नहीं करता है, लेकिन इन परिस्थितियों को बदल दिया है,
चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, तो वह चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा पदार्थ जो सामान्य परिस्थितियों में चालक की तरह व्यवहार नहीं करता है, परंतु परिस्थितियों को बदल दिया जाए तो क्या होगा? वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है समझ में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पुरानी बातें थी, अब हम इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से इसकी परिभाषा को समझेंगे, जानेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, आज जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो लिखेंगे 2 8 3। यानी कि अगर हम इसको अगर हम, आपने पढ़ा होगा, बताया गया होगा, गुरु ने बताया होगा, अगर नहीं बताया है यानी केमिस्ट्री में सर ने बताया होगा, यहां पर बीच में क्या होता है ना, देखिए यहां पर पहले कोष में यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सारी बातें कक्षा 10 में मैंने आपको सिखाई थी। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर बाहरी कोष में क्या इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। नाभिक कैसा होता है? धनावेश होता है, ठीक। और ये आपस में परस्पर आकर्षण बल से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। तो यहां से इस नाभिक से जो बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को तो किसी भी, आपको पता हो या ना पता हो, मैं बता रहा हूं कि किसी भी तत्व के बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें सामान्यतः एक नाम दिया जाता है और वो नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यहां पर ये बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 3 इलेक्ट्रॉन। इस नाभिक से इस कोष की जो दूरी होगी वो क्या होगी? बहुत अधिक होगी। बहुत ध्यान सारी बातों को सुनते चलेंगे, कोई दिक्कत होगा बोलेंगे। तो बाहरी कोष की जो दूरी होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए जब दूरी ज्यादा होगी तो लगने वाला आकर्षण बल कम होगा कि नहीं होगा? अगर आप कूलॉम नियम के अनुसार ही चले तो F = 1/4 πε0 Q/r² यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है तो r² यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम लगेगा, यानी इनके बीच आकर्षण बल कम होगा। तो अगर इनके बीच आकर्षण बल कम है, बहुत ध्यान सुनिएगा, तो आकर्षण बल कम है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन है, उस कोष के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अगर कुछ टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए या थोड़ा सा नॉर्मली ही, इस कोष के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहां से बाहर निकल जाते हैं और उस पूरे पदार्थ में चक्कर लगाने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात सुनिए फिर से। बाहरी कोष के कुछ
कुछ इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल कम होने के कारण क्या करने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं, यहां से निकल करके गति करने लगते हैं, आगे अनियमित गति करने लगते हैं पूरे पदार्थ में। रैंडम, चक्कर नहीं, गलत सब बोल दिया, रैंडम गति करने लगते हैं, अनियमित गति, जिगजैग मोशन में, कभी इधर कभी ऐसा टाइप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इन इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, परमाणु से निकल जाते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो परमाणु से निकल करके पूरे पदार्थ में अनियमित गति कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बात समझ आई कि नहीं है? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से मिले हमको? संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि तीन के तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर हो, ऐसा नहीं होने वाला। बहुत दिमाग से आप ध्यान रखिए कि जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहरी तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मान लिया बाहरी को उसमें तीन इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए, ऐसा नहीं है। एक या दो या एक ही निकला या दो ही निकला, किसी में से एक निकला, किसी में से दो निकला, ऐसे बात समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो क्यों निकल गए, वो इलेक्ट्रॉन क्यों निकले? क्योंकि उन पर आकर्षण बल कार्य कम कार्य कर रहा था, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाए। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहलाए? क्योंकि इन पर अब कोई आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है और वो अनियमित गति कर रहे हैं। तो ये एक परमाणु से निकला। अब ऐसे बहुत से परमाणु होंगे, किसी पदार्थ में ऐसे बहुत से परमाणु होंगे, तो ऐसे किसी पदार्थ में अगर ऐसे बहुत से परमाणु होंगे तो इसका मतलब बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन, यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के कारण किसी पदार्थ में चालकता का गुण पाया जाता है। पहली जो परिभाषा आपने अभी तक पढ़ी थी चालक की या चालक की, वो तो जानना ही है, लेकिन अब हम जो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जो इसके बारे में बता रहे हैं, वो हम आपको ये बता रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे होते हैं उस पर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जान गया, किसी बाहरी, जब आकर्षण बल कम होगा तो बाहरी कोश से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं किसी परमाणु से, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे पदार्थ में निर्गत करते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर हो गई? मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा। अब जितने चालक होते हैं, जितने, अब फिर से परिभाषा कुछ नहीं है, हमने आपको कितनी बातें बताई, हमने बताया आपको चालक के बारे में, हमने आपको बताया चालक के बारे में, और हमने आपको बताया अर्धचालक के बारे में। 3। तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है, पर्याप्त मात्रा बहुत अधिक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक, यानी अभी आप क्या समझ रहे हैं? अभी जब परिभाषा इसकी दी गई क्या बताया था? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उन्हें चालक कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है उन्हें चालक कहते हैं। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको यह समझ में आना चाहिए कि विद्युत प्रवाह का जो मुख्य कारण है वो किस पर निर्भर करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ही अधिक होगी वह पदार्थ उतना ही अच्छा चालक माना जाएगा। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, इसलिए चांदी को सर्वाधिक उचित चालक माना जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करते हैं अर्धचालक।
पदार्थ जिनमें मुक्त चालकों की संख्या क्या होती है, कम होती है, बहुत कम नहीं होती लेकिन कम होती। किसकी अपेक्षा, चालक की अपेक्षा अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, एकदम कम नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, अभी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और अचालक में ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, अर्थात बहुत कम होती है, उन्हें अचालक कहते हैं। तो इसका मतलब क्या आपने देखा कि चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, अचालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, और अर्धचालक ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। तो वही बात हो गई कि नहीं हो गई कि अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें चालक और अचालक दोनों के गुण मौजूद होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी सामान्य परिस्थितियों में इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसलिए चालक की तरह व्यवहार नहीं करता है। परंतु यदि परिस्थिति को बदल दिया जाए, अब आप कह रहे हो सर परिस्थिति को बदल दिया जाए, बार बार कह रहे हैं आप, लेकिन उसके बारे में आप कुछ नहीं बता रहे। जब आपको स्पेशली एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा अर्धचालक, उसमें आपको बताया जाएगा कि परिस्थितियां कैसे बदलेंगी और वो कैसे चालक की तरह व्यवहार करेगा। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अभी तक जो परिभाषाएं आप जानते थे चालक, अचालक और चालक के बारे में, अब वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, वो बदल गया है। अब आपको जानना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या कीजिए, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे? तो आप बता लेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि धातुएं अच्छी चालक क्यों कही जाती हैं, तो निश्चित रूप से आप ये बोल सकते हैं कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक इसलिए कही जाती हैं क्योंकि उनके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है। ये बात क्लियर हो गई? मुझे लगता है बात समझ आ गई होगी। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से आपको समझना है, जानना है, आराम से समझना है। इतनी बात समझ आ गई हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सीखा होगा कि यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा हमारी बातों को, बहुत सी बातें आपको आज केवल सुननी है, लिखनी नहीं है, समझनी है, मेरी बातों को सुनिए। तो जब किसी, मान लीजिए सोडियम है और सोडियम से एक परमाणु निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो आप कहते हो कि क्या बना लेता है? धनायन बना लेता है, धनावेग सोडियम धनायन बताया जा चुका है, जानते होंगे ये बात। अगर मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये क्या बना लेता है? Mg धनायन। अब फिर से हम सब पहुंचते अपने, मैं क्यों बता रहा हूं अभी आप समझ में आ जाएगा कि आपको मैंने ये बातें क्यों बताई। मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई कि जैसे देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि चालक में क्या होती है? परमाणु होती है, राइट। अब हम केवल चालक की बात करने जा रहे हैं। चालक जान गए आप, अचालक जान गए, अर्धचालक जान गए। अब हम चालक के बारे में विशेष रूप से बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। क्लियर? तो हम चालक के बारे में विशेष रूप से बात करने जा रहे हैं। तो सुनिए कि अभी हमने बताया कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं? किसी परमाणु से जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं, अपने कोश से बाहर हो जाते हैं और वो अनियमित गति करने लगते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को भी मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब वो इलेक्ट्रॉन जिस भी परमाणु से निकला होगा, क्या वो धनावेशित हो गया कि नहीं हो गया? क्या वो धनायन हो गया कि नहीं हो गया? क्या वो धनायन हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? बात सुनाई कि नहीं? तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान सुनिएगा हमारी बात।
इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको समझ में आना चाहिए कि चालक के भीतर धनायन भी होते हैं और ऋणायन भी होते हैं। धनायन भी है, धनावेशित है, और ऋणावेश भी है, धनावेश भी है और ऋणावेश। धनावेश कैसे है? जिस परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो परमाणु किसमें बन गया? कैसा हो गया? धनावेशित हो गया कि नहीं हो गया? और मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसलिए किसी भी चालक में जितना धनावेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा, अर्थात उसका नेट आवेश क्या होगा? शून्य होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ कि नहीं है? समझ आ रहा नहीं आप? जैसे मान लीजिए किसी से परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या चार्ज? एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक ऋण आवेश हो गया, और एक जिस परमाणु से निकला उसका कौन सा आवेश आ गया? एक धनावेश। तो जितना ऋण आवेश निकला उतना ही धनावेश आ गया। उसी तरह से यहाँ पर जैसे मान लीजिए जरूरी है, सपोज कीजिए ये था, फॉर एग्जाम्पल बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसमें कितना धनावेश आ गया? 2 धनावेश आ गया कि नहीं आ गया? उसी प्रकार से यदि किसी चालक में से जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसी चालक के परमाणु में से, किसी चालक के परमाणु में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस परमाणु पर उतना ही धनावेश आ जाएगा और वो धनायन बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? और ये बात समझ नहीं आती? यानी मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये विद्युत, ये क्या है? ये मान लीजिए कोई चालक है और इसमें क्या होंगे? धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे। ये जो ऋणायन होंगे वो किसके रूप में होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में होंगे। और ये जो धनायन होंगे वो कौन से होंगे? जो परमाणु से, जिन परमाणुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं उनसे वो जो है धनायन। अब कॉन्सेप्ट सुनिए। अभी हमने आपको बताया कि जो धनावेश, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे परमाणु में, मान लीजिए एक लंबा एक तार है इतना बड़ा, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मैंने ऋण चिन्ह से माइनस साइन से लिखा है, वो क्या होंगे? इस पूरे पदार्थ में अनियमित गति करते रहेंगे। और ध्यान सुनते रहिएगा हमारी बात को। लेकिन इसके जो धनावेश हैं, जो धनायन है, कौन से धनायन है? जो कैसे प्राप्त हुए हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन को के निकल जाने के बाद वो धनायन स्थिर रहेंगे, उनमें कोई गति नहीं होगी। ये बात आपको माने रखना है। किसी चालक में धनायन भी है और ऋणायन भी है। धनायन ऋणायन कैसे हो ये भी जान गए। जो ऋणायन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो पूरे पदार्थ में अनियमित गति करते रहते हैं। लेकिन जो धनायन है, ऋणायन तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे हैं, लेकिन जो धनायन है वो स्थिर होंगे, उनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? अब जो मान लीजिए चालक है, कोई तार है, आपके घर में है, हमारे घर में कहीं पर पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो क्या उसमें करंट बहना चाहिए? जी नहीं, अभी करंट उसमें नहीं बह रहा है। क्यों? क्योंकि इन जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो अनियमित गति कर रहे हैं, किसी दिशा में गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, यानी उसको क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा रहा है। वही बात, जैसे तार को किसी करंट, मतलब विद्युत धारा जाने वाली तार से जोड़ दिया जाए तो अब उसमें करंट बहना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जी हाँ, बहना शुरू हो जाएगा। सामान्य परिस्थिति में अगर कोई तार रखा हो तो क्या उसमें करंट बहेगा? नहीं बहेगा। लेकिन अगर उसको एक विद्युत धारा बहने वाली तार से जोड़ दिया जाएगा तो क्या उसमें धारा बहेगा कि नहीं बहेगा? जी हाँ, बहेगा। बस वही बात यहाँ पर है कि अगर कोई तार रखा हुआ है तो उस स्थिति में जो वो किसी से कनेक्ट नहीं है, सामान्य परिस्थिति में रखा हुआ है, तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अनियमित गति करेंगे, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए अगर कोई विद्युत क्षेत्र में, किसी बाह्य क्षेत्र में चालक को रख दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक सीधी दिशा में गति करने लगेंगे
और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र किधर से होता है, मान लीजिए क्या है, सपोज कीजिए कि ये दो प्लेट हो गए, ये धन है, धन प्लेट हो गया यहां पर, और यहां पर क्या हो गया, ऋण प्लेट। ठीक, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर से होगी, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी कि नहीं होगी। और इनके बीच में इस चालक को रख दिया गया है। तो विद्युत मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है कि नहीं होता है, जी हाँ होता है, निश्चित रूप से होता है। तो ऋणावेशित होगा तो ऋण प्लेट से किधर जाएगा, धन प्लेट की ओर जाएगा नहीं जाएगा, जी हाँ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जी हाँ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति किधर से करेंगे, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, यानी गति किधर होगा, इधर की ओर होगा। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि यदि कोई चालक है तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सामान्य परिस्थितियों में, यदि वो किसी वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखे गए हैं तो वो कैसी गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। लेकिन यदि उनको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो एक सीधी रेखा में गति करने लगेंगे और उनकी जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। ये बात सुनाएंगे नहीं आगे। और इन परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि इनमें करंट बह सकता है, बह सकता नहीं, बहेगा। क्लियर हुआ नहीं, विद्युत धारा प्रवाहित होगी अगर ये कनेक्ट हो गए हैं तो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बात सुनाया गई, इतनी बात सुना आगे नहीं आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग जो बात करेंगे, अब हम किसकी बात कर रहे थे, चालक की बात कर रहे थे, वैद्युत चालक की बात कर रहे थे, धातुओं की बात कर रहे थे। अभी हमने आपको बताया कि वैद्युत अपघट्ट भी चालक है, बताया कि इनमें भी विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल NaCl का जलीय, NaCl का जलीय। तो अगर हम जब NaCl को जल में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, आयन टूट जाएगा, Na+ और Cl-। क्लियर हो नहीं। तो अब परिस्थितियां बदल गई, विद्युत धारा विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित हो रहा है और विद्युत धारा किसमें प्रवाहित हो रहा है, चालक में प्रवाहित हो रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि जो चालक मतलब धातुओं में भी, जैसे कि चांदी है, एंड जो भी है, तो उनमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन उसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही थी वो किसके कारण हो रही थी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही थी। किसके कारण हो रही थी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही थी, क्योंकि वहां पर धनावेश क्या थे, स्थिर थे। लेकिन अब यहां पर देखिए, सपोज कीजिए Na+ और Cl- हो गया तो धनावेश भी मूव करेगा और ऋणावेश भी मूव करेगा, दोनों गति करेंगे, धनायन भी गति करेंगे और ऋणायन भी गति करेंगे। तो अब यदि आपसे कोई पूछता है, अब परिस्थितियां बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, यानी यदि आपसे कोई पूछता है कि समान परिस्थितियों में कोई धातु है, उसमें विद्युत चालन किसके कारण होता है, तो आप कहोगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि वैद्युत अपघट्ट में जो विद्युत चालन होता है, तो आप कहोगे धनावेश तथा ऋणावेश दोनों की गतियों के कारण होता है। इनमें रासायनिक बल भी कार्य करेगा, ये भी आप जानते हैं। तो परिस्थितियां बदल गई तो इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ये बात सुना है कि नहीं है, मुझे
लगता है समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अर्धचालक के बारे में क्या होगा उसमें हम लोग उस पर आप चिंता मत कीजिए, हम उसको अगले टॉपिक में आपको समझाएंगे। जब हम नेक्स्ट अगले टॉपिक मतलब जब उस चैप्टर के बारे में सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, पी जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर स्पेशली हम लोग केवल सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनाया कि नहीं आगे? मुझे तो लग रहा है आप लोग सुना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें आपको जाननी है, समझनी है कि अभी हमने आपको बताया चालक, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। पहला बात आपको नोट कर लेना है कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। अब आपसे इसका रीजन पूछे, स्पष्टीकरण पूछे, तो आप बता सकते हैं कि यदि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र मौजूद होगा तो क्या होगा? चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। यदि है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन यदि है होता है, और चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र हो गया और चालक के भीतर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है कि नहीं है? तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल कार्य करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में गति करने लगेंगे और विद्युत का प्रवाह होने लगेगा, जो संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। फिर से सुनिए, मैंने क्या बताया कि यदि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा तो उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों पर एक निश्चित दिशा में बल कार्य करेगा, जिस बल के कारण वो क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे, और गति करने लगेंगे तो क्या होगा? उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, जो होता नहीं। क्लियर हो गया? दूसरी बात आपको ये जानना है कि चालक का समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर होता है। चालक का समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर होता है। या पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसको समझेंगे बढ़िया से। चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। इसका मतलब ये हुआ, वही बात जब मैं आपको क्लास पर में पढ़ा रहा था तो जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा लेता था वो पृष्ठ के अभिलंबवत ही लेता था। तो वही बात हो गई फिर कि यदि चालक के जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो पृष्ठ के अभिलंबवत ना होकर के मान लिया पृष्ठ से कोई एंगल बना रही है, पृष्ठ से कितना एंगल बना रही है? मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा मान लीजिए विद्युत क्षेत्र हो गया। तो इसके क्या घटक होंगे? दो घटक, एक होगा
ई साइन। तो इसका मतलब क्या होगा कि पृष्ठ की दिशा में विद्युत क्षेत्र का कोई ना कोई घटक प्राप्त होगा। और जब पृष्ठ की दिशा में विद्युत क्षेत्र का कोई घटक प्राप्त होगा तो इसका मतलब है कि उस विद्युत क्षेत्र के घटक के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करने लगेगा, और जो वास्तव में होता नहीं है। जो बात मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया है कि विद्युत क्षेत्र पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कोई बल कार्य नहीं करता है, कब तक? जब तक कि उसको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में ना रखा जाए। तो वही बात तो यहां पर भी हो गई कि यदि जो है विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो पृष्ठ के अवलंबोत होगी। क्यों होगी? अगर नहीं होगी तो उसके दो घटक होंगे, उसका कोई ना कोई घटक पृष्ठ की दिशा में कार्य करेगा, और उस विद्युत क्षेत्र के उस घटक के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य करने लगेगा, जो वास्तव में होता नहीं है। ये मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इन बातों को आपको नोट कर लेना है, कोई दिक्कत होगा तो बताइए। नंबर 3 आपको जानना है, चालक के आयतन में, कोई जो चालक है उसके निश्चित आयतन में विद्युत विभव स्थिर होता है। चालक के आयतन में विद्युत विभव क्या होता है? स्थिर होता है। और इसके पृष्ठ पर भी विभव समान होता है। इसके पृष्ठ पर भी विभव समान होता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसके पृष्ठ पर भी विभव समान होता है। चालक के आयतन में विद्युत विभव स्थिर होता है और इसके पृष्ठ पर भी विभव समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा क्यों कहा गया? वही कॉमन सी बात। अगर कोई चालक है और उस चालक का पृष्ठ है और विभव समान है, इसका मतलब क्या हुआ कि चालक के पृष्ठ पर एक बिंदु से, जब चालक के पृष्ठ पर इसके पृष्ठ पर भी विभव समान होता है, तो जब चालक के पृष्ठ पर विभव समान होता है इसका मतलब वो कैसा पृष्ठ हो गया? इसका मतलब है कि वो कैसा पृष्ठ हो गया? समविभव पृष्ठ हो गया। तो जब वो समविभव पृष्ठ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है तो क्या होता है? शून्य होता है। जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई समस्या होगी? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कल हम इस पर और चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।